कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सरहद पर खड़ा सिपाही किसी तिरंगे या किसी झंडे की कसम खाकर नहीं, बल्कि अपनी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के लिए लड़ रहा है। एक ऐसी जंग जहां गोली चलने पर किसी देश की साख नहीं गिरती, बल्कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस की बैलेंस शीट चमकने लगती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां युद्ध अब सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्टार्टअप बन चुका है जिसका टर्नओवर $100 बिलियन से भी ज्यादा है। आज के इस एपिसोड में हम उस अंधेरी दुनिया का पर्दाफाश करेंगे जिसे प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज या पीएमसीज कहा जाता है। ये वो आधुनिक शिकारी हैं जो किसी विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के लिए जान लेते भी हैं और अपनी जान दांव पर लगाते भी हैं। बैकवाटर से लेकर वैगनर ग्रुप तक ये कहानी है उन मौत के सौदागरों की जिन्होंने युद्ध को एक ऐसे बिजनेस में बदल दिया है जहां लाशें सिर्फ एक साखी की हैं और खून सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट। युद्ध के निजीकरण की ये कहानी आज की नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें उस वक्त गहरी हुई जब दुनिया ने कॉर्पोरेट एफिशिएंसी को सेना में उतारने का फैसला किया। इतिहास में हमेशा से मर्सिडीज यानी किराए के सैनिक रहे हैं, लेकिन मॉडर्न दौर में इसका चेहरा बदला 1990 के दशक में। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी थी एग्जीक्यूटिव आउटकम्स, जिसने अंगोला और सिएरा लियोन जैसे देशों में अपनी प्राइवेट सेना भेजकर तख्तापलट तक को अंजाम दिया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 9/11 के हमलों के बाद, जब अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में कदम रखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सैनिक तो बहुत हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और ट्रेनिंग के लिए हाथ कम पड़ रहे हैं। यहीं से उदय हुआ एरिक प्रिंस का और उनकी कुख्यात कंपनी ब्लैकवाटर का। एरिक प्रिंस कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक पूर्व नेवी सील थे जिनके पास पैसा, पहुंच और एक ऐसा विजन था जिसने युद्ध लड़ने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने सरकारों को एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जिसे ठुकराना मुश्किल था, बिना किसी राजनीतिक जिम्मेदारी के एक प्रोफेशनल सेना। अब सवाल ये आता है कि आखिर सरकारें इन प्राइवेट कंपनियों को अरबों डॉलर क्यों देती हैं? इसके पीछे का गणित बहुत गहरा और डरावना है। इसे समझने के लिए हमें क्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर किसी देश का रेगुलर सैनिक किसी बेगुनाह को मार दे तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विवाद बन जाता है। जिनेवा कन्वेंशन लागू होते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है। लेकिन अगर वही काम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करे तो सरकार बड़ी आसानी से हाथ धो लेती है। वो कह सकती है कि ये हमारा आदमी नहीं था, ये तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था। इसी कानूनी लूपहोल का फायदा उठाकर अमेरिका ने इराक में ब्लैक वाटर को खुला छोड़ दिया। 2007 का निसूर स्क्वायर हत्याकांड इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां ब्लैक वाटर के गार्ड्स ने सरेआम 17 इराकी नागरिकों को गोलियों से भून दिया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सजा क्या हुई? सालों तक कानूनी लड़ाइयां चली और आखिर में राष्ट्रपति द्वारा माफी मिल गई। ये है प्राइवेट सेनाओं की वो ताकत जहां कानून भी उनके सामने घुटने टेक देता है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर ब्लैकवाटर कॉर्पोरेट वॉरफेयर का चेहरा था, तो रूस का वैगनर ग्रुप इस खेल का सबसे खुंखार खिलाड़ी बनकर उभरा। ये वेगेनी प्रिगोजिन, जिसे पुतिन का शेफ कहा जाता था, उसने एक ऐसी छाया सेना तैयार की जिसने सीरिया से लेकर लीबिया और यूक्रेन तक रूस के हितों को साधा। वैगनर ग्रुप का बिजनेस मॉडल और भी खतरनाक है। ये सिर्फ पैसा नहीं लेते, ये अक्सर उन देशों के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेते हैं। अफ्रीका के कई देशों में वैगनर ग्रुप सोने और हीरे की खदानों को कंट्रोल करता है। यानी आप हमें अपनी सुरक्षा के लिए पैसे मत दो, बस अपनी खदानें हमारे नाम कर दो। ये युद्ध का वो मॉडल है जहां वायलेंस यानी हिंसा को सीधे वेल्थ में बदला जा रहा है। ये कंपनियां अपने सैनिकों की भर्ती भी किसी साधारण तरीके से नहीं करती। ये जेलों से अपराधियों को निकालते हैं, पूर्व स्पेशल फोर्स अधिकारियों को दुगनी तिगुनी सैलरी पर बुलाते हैं और उन्हें एक ऐसी मशीन में बदल देते हैं जिसका काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, चाहे वो ऑर्डर कितना भी अनैतिक क्यों न हो। इस $100 बिलियन के बिजनेस की सबसे डरावनी हकीकत यह है कि यहाँ शांति कभी प्रॉफिटेबल नहीं होती। एक साधारण सैनिक चाहता है कि युद्ध खत्म हो और वो घर जाए, लेकिन एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का भविष्य इस बात पर टिका होता है कि युद्ध चलता रहे। जितनी ज्यादा अस्थिरता उतनी ज्यादा डिमांड। ये कंपनियां अब सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, ये प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, जासूसी करती हैं और साइबर वॉरफेयर में भी शामिल हैं। आज ये आलम है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई हिस्सों में सरकारें कमजोर हैं और ये प्राइवेट आर्मी असली सत्ता चला रही है। आप सोच कर देखिए, अगर कल को किसी बड़ी टेक कंपनी या किसी अरबपति ने अपनी खुद की ऐसी सेना बना ली, तो क्या दुनिया का कोई भी कानून उन्हें रोक पाएगा? हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां संप्रभुता यानी सोवरेंटी बिकाऊ है और जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसके पास सबसे बड़ी मारक क्षमता होगी। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हजारों की तादाद में ये कॉन्ट्रैक्टर्स दुनिया के किसी कोने में गन थामे खड़े हैं। उनके लिए कोई मेडल नहीं होता, उनके मरने पर कोई राष्ट्रगान नहीं बजता
और उनकी लाशों पर कोई तिरंगा नहीं लपेटा जाता। वो सिर्फ एक एक्सपेंडेबल कमोडिटी है, लेकिन उनके पीछे खड़ी कंपनियां अरबों का मुनाफा कूट रही हैं। ये मॉडर्न डे मर्सनरी कल्चर मानवता के लिए एक चेतावनी है। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? अगर हमारी सुरक्षा का जिम्मा उन लोगों के पास है जिनका बिजनेस ही खतरे पर टिका है, क्या होगा जब ये प्राइवेट आर्मी अपने ही मालिक के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? जैसा हमने पिछले साल रूस में वैगनर के विद्रोह के दौरान देखा, प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों का ये बढ़ता जाल सिर्फ युद्ध का निजीकरण नहीं है, ये नैतिकता का पतन है। जहां इंसान की जान की कीमत सिर्फ उतनी है जितना उसके ऊपर लगा हुआ इंश्योरेंस क्लेम। जब युद्ध एक निवेश बन जाता है तो शांति एक घाटा लगने लगती है, और जिस दुनिया में शांति घाटे का सौदा हो, वहां चैन की नींद सोना नामुमकिन है। ये मौत के सौदागर चुपचाप हमारे लोकतंत्र और हमारी सुरक्षा की नींद को खोखला कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये बिजनेस कितना बड़ा होगा, सवाल यह है कि क्या हम इसे रोकने की हिम्मत रखते हैं, या फिर हम भी इस मायाजाल का एक मुख्य हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि युद्ध और शांति के इस खेल के पीछे की ये सच्चाई औरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस ट्रुथ मूवमेंट का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और गहराई से सोचिए कि क्या मुनाफा कभी भी इंसानी जान से बड़ा हो सकता है। ऐसी ही और भी डार्क और रिसर्च बेस्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।